शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और लेकर आई हूं मैं इस वक्त इंडिया का सवाल। और सवाल लगातार 4 दिनों से पूरा देश यही पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो संग्राम चल रहा है, आखिर उसकी जो रफ्तार है उस पर ब्रेक कब लगेगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी ड्रामा 24 घंटे को देखने को मिल रहा है, उसमें अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या उद्धव सरकार जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, शिवसेना के नेता संजय राउत, साथ ही आदित्य ठाकरे और दूसरी तरफ ताल ठोक रहे एकनाथ शिंदे लगातार बयानबाजी, छींटा कसी और अपने शक्ति प्रदर्शन का जो इम्तिहान दे रहे हैं और शो कर रहे हैं कि उनके साथ 32 से ज्यादा विधायक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बची रहेगी या फिर जो लड़ाई है वो असली शिवसेना वर्सेस नकली शिवसेना के बीच होकर कुछ अलग ही मोड़ ले लेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। शिवसेना पर वार, बगावत की बौछार, उद्धव पर भारी, बागियों की पारी। महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची हुई। सीएम उद्धव की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसकी वजह है नंबर गेम, जिसमें फिलहाल उद्धव ठाकरे फेल दिख रहे हैं और एकनाथ शिंदे डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास। उद्धव के साथ शिवसेना 18, एनसीपी 53, कांग्रेस 44, अन्य 13, कुल 128, यानी कि अल्पमत। बीजेपी 106, शिवसेना बागी 37, एमवीए बागी 9, अन्य 7, कुल 159, यानी बहुमत। कुल सीट 287, बहुमत 144। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ठाकरे सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उद्धव के सामने सिर्फ सरकार बचाने को ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी बचाने की भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि बागी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ही दावा ठोक दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार को बचाने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार भी मैदान में है, क्योंकि अगर उद्धव सरकार नहीं बची तो ठाकरे परिवार के ठाठ ही नहीं, बल्कि पवार की भी पावर कमजोर पड़ जाएगी। साफ तौर पे लग रहा है कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी एक कर रही है, और जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गिराई थी, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार गिराने का उनका निर्णय दिख रहा है। इसलिए हम लोग जब तक के उद्धव जी बाला साहब ठाकरे यहाँ मुख्यमंत्री पद पर है, महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कर रहे, जब तक वे हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं देते, बातचीत नहीं करते, उनका अगला कदम क्या होगा, तब तक हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ बागी नेता शिंदे का गुट लगातार मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे से अलग होते दिख रहे हैं। पार्टी में खलबली मची हुई है, बावजूद इसके शिवसेना मजबूत होने का दावा कर रही है। शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास 50 के करीब विधायकों का समर्थन है, तो संजय राउत का कहना है कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। लड़ाई कहीं भी हो वो ही जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं।
बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने। उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने से महज एक कदम दूर बीजेपी अपने सियासी पत्ते खोलने से बच रही है। बीजेपी खुलकर सामने आने के बजाय फूंक फूंक कर कदम रखती नजर आ रही है और उद्धव सरकार के अपने आप ही गिरने का इंतजार कर रही है, क्योंकि पार्टी किसी भी दशा में उद्धव सरकार गिराने का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई आर पार के मूड में आ गई है। सवाल बड़ा है कि आखिर अब शिवसेना करेगी क्या? उद्धव ठाकरे सरकारी आवास वर्षा छोड़कर मातोश्री पहले ही जा चुके हैं, तो अब क्या वो कुर्सी भी जल्द छोड़ देंगे? वहीं इन सब में बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है? ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बागियों की बगावत का ये खेल कौन जीतता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत जिस मोड़ पर है वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखना होगा बगावती जो सुर हैं बागियों के, आखिर उद्धव सरकार को, शिवसेना को कहां लेकर जाती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता और सूर्या मैथिल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। संदीप मिश्रा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय सरकार जो हैं नेता टीएमसी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कुशलेंद्र शर्मा जी हैं नेता शिवसेना के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चंद्रमोहन नेता जी हैं नेता कांग्रेस के, साहब सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट में, इंडिया का सवाल में। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो शिवसेना से है, और लगातार जिस तरीके से अभी जो बैठक हुई है जिसमें आदित्य ठाकरे ने शिवसैनिकों को संबोधित किया और उसके बाद एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश की गई, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई, क्या ये काम कर जाएगा? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? कुशलेंद्र जी, सवाल पूछा गया है, क्षमा करेंगे हम समझ नहीं पाया सर। कुशलेंद्र जी, थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे ने अपने शिवसैनिकों को संबोधित किया है, उनसे बातचीत की और इमोशनली उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की और एक मैसेज देने की कोशिश की पूरे कुनबे को, जो कि गुट है शिवसेना का। उनको कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे परिवार के लोगों ने कई बार हमारे साथ धोखा किया। परिवार का मतलब शिवसैनिक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? जी बिल्कुल आपने सही कहा। शिवसेना एक संगठन नहीं, एक पार्टी नहीं, बल्कि एक परिवार का समूह है। इसमें सब लोग मिलकर के तय करते हैं और उस परिवार के मुखिया आदरणीय जिन्होंने शिवसेना की रचना की थी, आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने मरने से पहले आदरणीय उद्धव साहब के हाथों में शिवसेना को सुपुर्द किया था और शिवसैनिकों से वचन लिया था कि आप शिवसेना में हो, आप उद्धव साहब ठाकरे को। उद्धव ठाकरे का बयान आया, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए पत्ते आते हैं। आर पार की लड़ाई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बोल देखिए, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए पत्ते आते हैं। पुराने पत्तों का मतलब ये वो गुट है जो कि असम में बैठा हुआ है, दूसरा गुट जो कि मुंबई में। बिल्कुल आपने सही कहा, ये महाराष्ट्र का अपमान है, ये शिवसेना का अपमान है। बाला साहेब ठाकरे ने कभी नहीं गद्दारी करना नहीं सिखाया था। ये महाराष्ट्र का अपमान इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का सरकार का तय करने का अधिकार गुवाहाटी में बैठे हुए विधायकों को नहीं है। महाराष्ट्र की जनता के सामने आना पड़ेगा, महाराष्ट्र की धरती पर आकर के उन्हें बताना पड़ेगा कि वे किसके साथ हैं। वे सचमुच में बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं या बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के साथ वो धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, शिवसेना परिवारों की, शिवसेना एक परिवार है, बाला साहेब एक विचार है, उस विचार पर चलने वाले लोग ही असली बाला साहेब हैं। बाला साहेब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक हो सकते हैं और शिवसेना और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने कभी गद्दारी करना नहीं सिखाया और गद्दारों के साथ जो उचित कार्रवाई होती है। उठी रहे ना सर, बार बार तो लेटर लिख के भेजा जा रहा है। देखिए, छोटा रिएक्शन पहले ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। सूर्या मैथिल जी बीजेपी के नेता हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। सूर्या जी,
सवाल तो आपके ऊपर भी, आपकी पार्टी के ऊपर उठाए जा रहे हैं कि ये पूरी जो अस्थिरता है उसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी खुल के कार्ड नहीं खेल रही। धन्यवाद प्रीति जी। पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को और आपको भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रीति जी, ये जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई है असली शिवसेना और सत्ता लोलुप शिवसेना के बीच में। ये लड़ाई है परम आदरणीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों और उद्धव ठाकरे जी की लालसा के बीच में। ये लड़ाई है शिवसेना और शवसेना के बीच में। ये लड़ाई है गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हनुमान चालीसा के विरोध में। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो शिवसेना जिसका आधार हिंदुत्व था, वो शिवसेना जिसका आधार राष्ट्रवाद था, वो शिवसेना जिसका आधार सत्ता से दूर रहकर देश की और हिंदुत्व की सेवा करना, वो शिवसेना बदलकर क्या हो गई? शवसेना हो गई। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को केवल सत्ता प्राप्ति करनी थी, येन केन और प्रकारेण। आप समझने की कोशिश करें कि जब चुनाव हुआ महाराष्ट्र का और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और तब परम आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर उद्धव ठाकरे जी ने वोट मांगा। आप उन चुनावों के क्लिप्स निकाल के देखिए, उद्धव ठाकरे जी की कहीं फोटो भी नहीं मिलेगी आपको। वहां पर केवल महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन नरेंद्र मोदी जी का कटआउट लेके लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके लड़ रहा था। सूर्या जी, ऑपरेशन लोटस तो कहा ही जा रहा है, आप अपनी तरफ से चाहे जितनी भी सफाई दे लें, नहीं कहा जा रहा कार्ड नहीं खेल रहे खुद के। 20 सेकंड आती हूँ आपके 20 सेकंड बोलिए 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 कि जब चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने गठबंधन में बहुमत प्राप्त किया, उसके बाद पहले से तय शर्तों को तोड़ते हुए उद्धव ठाकरे जी के मन में सत्ता लोलुपता आ गई। उनको किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्ति करनी थी, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा उन्हीं के जाके उन्होंने सरकार बना ली। और उसके बाद किस प्रकार से आप देखिए महाराष्ट्र में स्थिति है, हिंदू विरोधी कार्य हो रहे हैं हर जगह। पालघर साधु हत्याकांड देख लीजिए, हनुमान चालीसा देख लीजिए, अजान देख लीजिए, हनुमान चालीसा देख लीजिए। अरे सब जगह सोनिया गांधी जी और शरद पवार जी का एजेंडा चल रहा था। बस आएंगे सर, अभी तो बस रिएक्शन ले रही हूँ। चर्चा की शुरुआत थोड़ी देर में होगी, पहले रिएक्शन तो ले लूं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़े हुए। सर बार बार कहाँ आप साथी छोड़ देते हैं, बस मुंह से एक बार कह दिया कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन बार बार अजीत पवार जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम तो खड़े हैं। भाई कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि जब भी संकट में आती है पार्टी पल्ला झाड़ के निकल लेती है। चंद्रमोहन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता, जरा टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, एक बार चेक करवा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शराफ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। रवि, थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे काली गाड़ी में निकले थे, तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद वापस होटल में लौटे हैं। क्या आपके पास कोई अपडेट है? शिंदे साहब कहाँ गए थे, क्या बातचीत हुई है, किन से मिलने गए थे? कोई अपडेट हो आपके पास? इन 4 घंटों में क्या कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे पास पूरी अपडेट है। एकनाथ शिंदे होटल से निकले और वो जाकर मुलाकात किए हैं, पूर्व जजों से उनकी मुलाकात हुई है, कुछ वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात हुई है और पूरी कानूनी जो दावपेच होती है वो समझ कर आए हैं। फिलहाल की अगर स्थिति आपको बताएं तो यहाँ पर मौसम अब बदलने लगा है। पहले जिस तरह के धूप निकले हुए थे, अब देखिए यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और मैं अपने कैमरा सहयोगी गोपाल को कहूँगा कि पीछे का दृश्य दर्शकों को दिखाएं। आप देख सकते हैं कितना घनघोर बादल इस वक्त जो है गुवाहाटी पर छाया हुआ है और ये किसी भी वक्त गुवाहाटी पर बरस सकता है। अब ये देखना होगा कि ऐसा ही मौसम क्या महाराष्ट्र में भी बनता है, कुछ बारिश जो है महाराष्ट्र में भी होता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार एक सियासी गर्मी जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक बनी हुई है, तो उसमें इस बारिश की बहुत ज़रूरत थी और ये वर्षा अब से थोड़ी देर बाद होने भी वाली है। संख्या की अगर बात करें तो देखिए 38 शिवसेना के बागी विधायक इस वक्त अंदर मौजूद हैं, 9 निर्दलीय विधायक इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कुल संख्या की अगर बात करें तो देखिए 47 जो विधायकों का समर्थन है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है। बात
बात सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अटकी हुई है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है, 37 का तो आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास है, कहीं 1-2 विधायक छिटक गए, 1-2 विधायक मना कर दिए या फिर शरद पवार के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो फिर एकनाथ शिंदे जो है पैदल हो सकते हैं। तो ऐसे में वो इंतजार कर रहे हैं कि एक से दो विधायकों को और तोड़ा जा सके और उन्हें गुवाहाटी बुलाया जा सके। तो उनका इंतजार जो है हमारे साथ दीपक चौबे हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। थोड़ी देर पहले बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जल्दी जल्दी से एकदम समझा दीजिएगा दीपक जी। प्रीति जी, आपकी आवाज कट के आ रही है, दोबारा सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी दफ्तर में, किन पहलुओं पे प्रकाश डाला गया है, कौन सी महत्वपूर्ण बातों को कहा गया है महाराष्ट्र जी देखिए संग्राम को लेकर? तो ये देखिए महाराष्ट्र सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें साफ कह दिया गया है कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, बीजेपी वहां सरकार नहीं चाहती है। अंदरूनी जो है वो शिवसेना में लड़ाई असली शिवसेना और नकली शिवसेना की, इससे कोई भी लेना देना बीजेपी का नहीं है। बीजेपी पे बेवजह जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सरासर गलत बात है। हम नहीं चाहते कि किसी की सरकार आए या जाए, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये थी कि सरकार बात की जाए तो दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था, अलग हो गए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर जिस तरीके से लगातार जो महाराष्ट्र क्राइसिस चल रही है और दोनों जो, अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो लगातार वो दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ इतने सारे विधायक हैं, पर साफ कह दिया है, कल भी मेरी एक सांसद है महाराष्ट्र के, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया ताकि इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी पर बस आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि पूरे देश और पूरा देश देख रहा है, और इससे पहले भी जो हुआ था सुबह के, जब हम सो के उठते हैं तो सुबह ही 5 बजे के करीब 5 साढ़े 5 बजे ठीक है, मतलब यही है कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो भी महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, यही कह रहे हैं आप? इसी पे जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। कुशलेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं बीजेपी का कोई हाथ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी, कोई लेना देना नहीं है। अस्थिरता की बात तो आपकी पार्टी कह रही है, आपकी पार्टी के अंदर दो फाड़ है, पार्टी ही परिवार को संभाल नहीं पा रही, पार्टी दो गुटों में बट गई, असली शिवसेना, नकली शिवसेना, कौन पहचाने कौन सी शिवसेना? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, पहले प्रश्न का जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हमें बता रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे, ये ज्ञान बिहार में क्या हुआ था, लालू यादव जी और नीतीश कुमार मिलकर के चुनाव लड़े थे, 2-2.5 साल हुए नहीं, ये नीतीश कुमार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी बताया था, जिस नीतीश कुमार ने जनसंघ मुक्त भारत की बात की थी, उस नीतीश जी को इन्होंने ताजपोशी बना करके, तो पता नहीं इनका ज्ञान अन्य प्रदेशों में कैसे होता है, सेलेक्टेड प्रदेशों के लिए इनके पास बहुत सारा ज्ञान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं शिवसेना के बारे में, आपने जो प्रश्न किया, मैं प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, असली और नकली शिवसेना में कोई, ये दोनों ये बेमेल चीजें हैं। शिवसेना वही है जो आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना की थी, और उनके मौजूदगी में आदरणीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे के हाथों में शिवसेना को सुपुर्द किया था, वही शिवसेना असली है। बाकी ऐसे चंद गद्दारों के आने जाने से शिवसेना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई पहली घटना और अंतिम घटना नहीं है, 56 वर्षों का इतिहास है। 56 वर्षों में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। चंद्रमोहन जी से हमारा संपर्क हो चुका, मैं लौटती हूँ आपको। कुशलेंद्र जी, चंद्रमोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन कट के आ रही है। जब शिवसेना ने जब पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की, जिसको महाविकास आघाड़ी कहा गया, विश्वास होता है जब कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ जुड़ती है, गठबंधन करती है, इस विषम परिस्थिति में क्या पार्टी को शिवसेना का साथ नहीं देना चाहिए था? परसों कमलनाथ जी ने कहा था कि हमारे पास जितने विधायक हैं वो बने हुए हैं, आगे का शिवसेना का हमको नहीं पता, शिवसेना के विधायक क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारे जो पार्टी थे कांग्रेस के वो बने हुए हैं। ये जो बयानबाजी है, आपको नहीं लगता इस परिस्थिति में कांग्रेस को मुख्य रूप से सामने आकर पार्टी के साथ खड़े हो जाना चाहिए था कि कुछ भी हो, हम आप ही के साथ खड़े हैं, पार्टी में कुछ भी हो, अपने आप को किनारा कर लेना तो पल्ला झाड़ लेना हुआ ना सर? फिर तो विधायक जितने हैं शिवसेना के जो बागी हैं वो तो सही कह रहे हैं। फिर देखिए, हमारे
पूरा समर्थन महाआघाड़ी के साथ है और शिवसेना के साथ है। आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो रॉन्ग मिली है। हम बिल्कुल महाआघाड़ी गठबंधन के साथ खड़े हैं। सारी सिचुएशन अंदरूनी मामला शिवसेना का, शिवसेना उसको भली भांति देख के अवगत होकर उसको अटेंड कर रही है और उस चीज की जो भी जल्द से जल्द जो भी परिवर्तन देश के सामने आएगा वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। कमलनाथ जी का बयान आपने सुना नहीं है परसों वाला? कमलनाथ जी का बयान फिर आपने सुना नहीं है सर? कमलनाथ जी के बयान से ज्यादा जरूरी है कि वो एक नाथ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है सर। बिना इन्फॉर्मेशन और होमवर्क के न्यूज इंडिया कोई भी काम नहीं करती और मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। दिल्ली में बैठे हैं, वो एक चलती सरकार को खराब कर रहे हैं। कमलनाथ जी मुंबई में थे और वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मीडिया को। सर मैं बस आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, बताइए बताइए बताइए। मैं दे रहा हूँ जवाब। हाँ बोलिए ना सर। कमलनाथ जी के बयान से ज्यादा, कमलनाथ जी के बयान से ज्यादा एक नाथ शिंदे के पीछे जो नाथ बैठे हैं, जो गुजरात से सूरत और गुवाहाटी तक ले जाते हैं काफिले को, वो नाथों को सामने आके बताना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। लोकतंत्र को पायदान पे रखकर सदन पे माथा टेक नहीं किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर चलती हुई सरकारों को गिराने की। तो ये भाजपा को जवाब देना है, कमलनाथ जी को नहीं देना है। कमलनाथ जी और कांग्रेस शिवसेना के साथ खड़ी है, आघाड़ी गठबंधन के साथ खड़ी है। भाजपा जवाब दे। सूर्या जी जवाब दीजिए, भाजपा के से सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिएगा सूर्या जी। देखिए प्रीति जी, मैं सुन रहा था हमारे कांग्रेस के मित्र को, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं ये, और बहुत खुले मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनको स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है लोकतंत्र की हत्या करने का। इनकी सरकार, इनकी जब भी केंद्र में सरकार रही है, इनके जो शासनकाल में 70-60 साल के शासनकाल में 100 से ज्यादा बार इन्होंने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, साथ ही साथ देश में आपातकाल लगाया, और आज ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया है कि हमारा इन सबसे कोई संबंध नहीं है। एक मिनट मैं सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी, मेरा निवेदन है आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का इस जितने भी प्रकरण है उससे कोई संबंध नहीं है। ये असली शिवसेना और नकली शिवसेना का मामला है। जब एक पार्टी जिस आधार पर खड़ी होती है, उस आधार से अलग हटकर जिस आधार पर खड़े होकर उन्होंने वोट मांगा, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को केवल सत्ता के लिए यदि वो बेच देते हैं। बात कर रहे थे लगातार महाराष्ट्र मंथन को लेकर के, जिस तरीके से राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में आया हुआ है, ऐसे में लगातार सवाल बन रहे हैं कि क्या दो गुटों में बटे शिवसेना के नेता और पूरे के पूरे शिव सैनिक, दो गुटों में, एक तो उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरा एकनाथ शिंदे का गुट, क्या एक स्थिर सरकार बना पाएगी और क्या उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में बच पाएगी? और ऐसे में आज सुबह की जो गतिविधि हुई है, 6 बड़ी तस्वीरें आज सुबह की महाराष्ट्र को लेकर, वो हम आपको जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं। गुवाहाटी में और बागी विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। वहीं शिंदे को 50 विधायकों का समर्थन है, जिसकी वीडियो उन्होंने जारी की है। अघाड़ी का महामंथन लगातार जारी है, वो भी संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का इमोशनल कार्ड, थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने शिव सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया था, उनसे बातचीत की थी। उद्धव ठाकरे की बैठक हुई थी और उसके बाद पूर्व जजों से मिले हैं एकनाथ शिंदे। थोड़ी देर पहले 4 घंटे के लिए वो असम के रेडिसन ब्लू होटल से बाहर निकले थे। 4-5 घंटे तक नदारत रहे थे होटल से, उसके बाद वापस लौट गए। बताया जा रहा कई बड़े नेता और जजों से मुलाकात हुई। आगे बढ़ेंगे डिबेट की ओर। तमाम हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और जो लीगल इसका पक्ष है, कानूनी पक्ष है, उसको जान लेते हैं। हमारे पास AP सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील है। सर, कानूनी पक्ष भी जरा बता दीजिए इन सबों के बीच। देखिए प्री चौहान जी, आप राजनीति की, संविधान और कानून की बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप जिस तरह से बात की, कानूनी बात साफ तौर पर है कि महाराष्ट्र सरकार में स्पीकर का पद खाली है। एक चीज, डिप्टी स्पीकर का पद है कानूनी रूप से। डिप्टी स्पीकर किसके हैं? एनसीपी के हैं। एनसीपी किसके साथ है? उद्धव ठाकरे जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके साथ है। अब दल बदल कानून के बारे की बात, जानकारी, उस पर चर्चा, उस पर विस्तृत विषय के बारे में जो बात होगी, वो निश्चित तौर पर डिप्टी स्पीकर की सहमति से और उनकी राय से होगी। बिना उनकी राय के नहीं ये बात हो सकती है, तो उसमें उनका समर्थन चाहिए होगा, इनको चाहिए होगा। तो इस तरह से ये चीज आती है। वो 50 विधायक कह रहे हैं, उन्हें भी कानूनी दिक्कत है, इसीलिए जो अपने को भावी मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं या
दूसरी शिवसेना या मुख्य शिवसेना या असली शिवसेना का दावा कर रहे हैं, उनकी बात भी अपनी अलग है। उन्हें भी विधि की तलाश में 4 घंटे तक अपने 2/3 का आंकड़ा अगर एपी सिंह जी अगर 2/3 आंकड़ा पार कर गई, एकनाथ शिंदे गुट के पूरा का पूरा गुट अगर पार कर जाता है, उसके बाद कौन सा कानूनी जो मतलब जो प्रोसीजर होगा कानून का वो क्या होगा? फिर तो दल बदल कानून उन पे लागू नहीं होगा ना। उसमें डिप्टी दल बदल कानून लागू, जो 1985 का दल बदल कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है, संविधान में भी मान्यता मिली है, वो लागू नहीं होगा। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर का रोल महत्वपूर्ण होगा। फ्लोर टेस्ट की बात आएगी। जो वर्तमान मुख्यमंत्री या संजय राउत जी कह रहे हैं इस बात को, हम चैलेंज अब हम उन्हें देते हैं। ये फ्लोर टेस्ट की बात की वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए उन्हें सामने आना पड़ेगा। गुवाहाटी से काम नहीं चलेगा। गुवाहाटी का सूरज पौना घंटे पहले तो गुवाहाटी से काम चलेगा, फ्लोर टेस्ट करना होगा। संजय सरकार भी हमारे साथ, टीएमसी के नेता। मैं लौटती हूँ आपके साथ, आपके पास लौटती हूँ। एपी सिंह जी लौटती हूँ आपके पास। संजय सरकार हमारे साथ कोलकाता से, टीएमसी के नेता, आप कुछ कह रहे हैं सर? देखिए प्रीति जी, जो मुंह छुपा के चोर जैसे भाग जाते हैं, उसको आप अगर सोचेंगे जो शिव सैनिक है, मैं नहीं मानता हूँ शिव सैनिक का। बाला साहब ठाकरे को जो आदर्श है उसको मानता है नहीं मानता है? ये पैसे के लालच में और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑनलाइन सिस्टम एग्जाम है और पीछे डोर से जो गुंडागर्दी करके जो एग्जाम देता है, उसको एक नतीजा है। मैं दावा को तक कह रहा हूँ, जो 46 विधायक दिया है, अगर बाला साहब ठाकरे को फोटो और सिंबल हट जाएंगे, उसको जमानत जब हो जाएंगे। बंगाल में भी वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी किए थे, 150 आदमी को टिकट दिए थे, कितना आदमी जीते हैं? तो टीएमसी से लेके कांग्रेस से लेके सीपीएम से, जो लोग राजनीतिक हत्याएं करते हैं, जो राजनीतिक हत्याएं करते हैं, वो यहाँ बैठकर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बंगाल के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चुन चुन के राजनीतिक हत्याएं आप कर रहे हैं, और यहाँ बैठकर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपको घसीटा है, हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ टिप्पणी की है, आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो आप लोग? बराबर आपके परिवार से एमपी को तक सुरक्षित नहीं देते, और यहाँ बता रहे हो कि कैसे होना चाहिए। भगत सिंह को दीपक से लड़ा है, वो बड़े बड़े बात करता है। भगत सिंह को दीपक से कौन लड़ा था केस? बोलिए तो आरएसएस के सूर्य नारायण सिंह जी थे, जो फांसी का फंदा पे चला है। पहले बोलना सीख लो, अरे पहले बोलना सीख लो, पता नहीं चल रहा लोगों को बोल क्या रहे हो। बोलना आता नहीं है, हत्याएं करते हैं, राजनीतिक हत्यारे यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। बोलिए, बड़े बात को बोलिए, बड़े बात बोले। तो आरएसएस के सूर्य नारायण सिंह थे, तो भगत सिंह को खिलाफ केस लड़ा था, मालूम है कि नहीं? फांसी का फंदा तक पहुंचाया था। बड़े बड़े भागवत तेरा यहाँ पर बोलते, देखिए प्रीति जी, ये क्या बोल रहे हैं मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। इनको बोलिए पहले एक तो शांति से पानी पी ले, कहीं ऐसा ना ब्रेन हैमरेज हो जाए गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर ही ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। शांत हो जाइए संजय भाई, शांत हो जाइए। नहीं संजय सरकार जी, सुनिए संजय सरकार, अरे सुनो ना, सुनिए संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, ग्लूकोज वाला पानी पियो। संजय सरकार जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से संजय सरकार जी जब महाराष्ट्र, गद्दार तुम लोग हो, तुम लोग गद्दार हो, तुम अवैध घुसपैठियां घुसाते हो देश के अंदर, तुम आतंकियों का समर्थन करते हो, तुम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हो, और तुम लोग यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो। क्या कहा था ममता दीदी ने कि भैया उसका मुखिया कौन है? उसका मुखिया कौन है? कौन है? अमित शाह है। सूर्यनाथ जी एक सेकंड, मुझको सवाल पूछ लेने दीजिएगा। संजय सरकार जी, संजय एक सेकंड सवाल पूछ लेने दीजिए ना। संजय सरकार जी, महाराष्ट्र के मुद्दे, सवाल सुन लीजिए ना सर, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ सर। महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर टीएमसी प्रदर्शन करती है, खुल के समर्थन कर दीजिए। प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? हम तो समर्थन कर रहे हैं खुल के। लोकतंत्र के जहाँ पर हत्या होता है, बलात्कार होता है, दो लोकतंत्र को पैर से पिछल जाता है। हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं का हत्या करके, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की, महिला कार्यकर्ताओं का बलात्कार करने के बाद
रुक जाइए और भी गेस्ट हमारे साथ है। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कह रहे थे, और भी गेस्ट हमारे साथ है। सर बस आप दोनों की बातें हमने सुन ली। कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन जी हमारे साथ है, अब लगातार हाथ उठा रहे थे, बताइए जल्दी से। जिस पार्टी तोड़ के सत्ता का गठबंधन अगर मिले तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये किन्होंने कहा था? भाजपा के नेता वाजपेयी साहब ने। और आज पार्टी के अंदर 6 साल के अंदर 4 बार पार्टियां तोड़ बना ली। ये को आईना दिखा रहे थे, लेकिन 2014 में वो आईना आप कांग्रेस को का दिखा के देश की जनता से सत्ता हासिल करी। और आज जो सत्ते आपने नेशनल चैनल पे पहुंचे बोला ना, उससे ये क्लियर हो गया कि भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे की तरह है, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, कथनी और करनी, जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। तो ऐसा तो यही तो इल्जाम आपकी पार्टी पे भी लग रहा है सर। चंद्रमोहन जी महा विकास आघाड़ी पे तो यही आरोप लग रहा है कि कथनी और करनी में अंतर है क्या सर? यही आरोप तो आपकी पार्टी पे लग रहा है, महाविकास आघाड़ी पे, कि कथनी और करनी में अंतर, और इसी वजह से पार्टी का जो हाल है। भाजपा के ऊपर लगा है, हमारे पे नहीं लगा। भाजपा आपके शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर है, गेट के बाहर खड़े रहते थे, घुसने नहीं दिया जाता था। एकनाथ शिंदे का पूरी की पूरी चिट्ठी है सर, कहाँ है आप? अपडेट ही नहीं है। बजट खाली कितने में बिका एक एमएलए, उसका ब्यौरा देना चाहिए इनको। आज हजारों रुपए का खर्चा जो हो रहा है उसका ब्यौरा भाजपा को देना चाहिए। और देश में अग्निवीर सड़कों पे और सत्ता सवाल के। देखिए प्रीति जी, यहाँ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कितने में क्या खरीदा और कितने में क्या खरीदा। एक ऐसी पार्टी जिसने 70 साल तक देश को लूटा हो, आज भी राहुल गांधी ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। कारण है नेशनल हेराल्ड, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति होने के बावजूद भी उस नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया राहुल गांधी जी देते हैं। और उसके बाद जब उस नेशनल हेराल्ड से पैसे की रिकवरी नहीं होती तो उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को ये एक्वायर कर लेते हैं। तभी छोटे भाई ने आपको आईना दिखाया था, और आज तक आप तिलमिला रहे हो, और उसी छोटे भाई के चलती हुई सरकार को आप गिरा रहे हो, क्योंकि आपका चाल चरित्र और चेहरा एक ही थैली के चट्टे बट्टे की तरह है। आप कहते हैं करते कुछ हो। आपके टाइम पे 12 बार भारत बंद हुआ, याद है आपको? बड़ी बात मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आप झूठे लोग हो। 145 करोड़ जनमानस देश में रहता है, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर महावसूली आघाड़ी के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा था, उसमें सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का कारक था वो कांग्रेस। आप आईना दिखाओगे देश को, गृह मंत्री आप लोग आईना दिखाओगे। आपके आईना देखने की देश को झूठ नहीं है। सत्ता आपने जो ली है वो ताकत, बल और पैसे से, डर से डर के लिए आपने सत्ता। कुशलेंद्र जी, कथनी और करनी में, कथनी चंद्रमोहन साहब कह रहे थे, चंद्रमोहन साहब आते हो ना सर, और भी गेस्ट हैं, आती हूँ। चंद्रमोहन साहब कह रहे थे कथनी और करनी का अंतर बता रहे थे, ठीक है। यही तो दूसरा एकनाथ शिंदे के जितने विधायक हैं उनका कहना है कि कथनी और करनी में अंतर था। उद्धव ठाकरे की गुट के, उद्धव ठाकरे की सरकार के राज्य में कहा कुछ और जाता था, किया कुछ और जाता था। गेट के बाहर कहते हैं कि वर्षा के बाहर खड़े रहते थे, अंदर जाने ही नहीं दिया जाता था। हमने तो देखा भी नहीं वर्षा कैसी है, वर्षा कैसा है अंदर से। सीएम आवास, तमाम जितनी मलाई है वो एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने खाई है। आरोप लगा रहे हैं जो अभी ये आरोप सर हम नहीं लगा रहे हैं, ये सर एकनाथ शिंदे जी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात में, हमारी जवाब तो सुन लीजिए ना। जिस एकनाथ शिंदे बैठे हुए दिल्ली के नाक लगा रहे हैं, एकनाथ शिंदे जिस दिन महाराष्ट्र में आएंगे वो। प्रीति जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपके शिवसेना के प्रवक्ता से, सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है। जब उद्धव ठाकरे के सुपुत्र गए थे रामलला विराजमान के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय में कितने विधायक और सांसद गए थे उनके साथ? क्या कारण था कि वहां पर विधायकों को नहीं जाने दिया था? एयरपोर्ट से ठाकरे ने वापस बुला लिया था। आराम से बात करते हैं हम। बिल्कुल, आपके साथ हमने 30 साल संबंध रखा है और आपका पूरी जन्म शिवसेना के पास, इसलिए शांति से सुनिए, सुन तो लीजिए साहब। अपमान मत कीजिए, आप इस लायक नहीं है कि ये भगवा अपने गले में
लीजिए। आपके मुंह में घी जमा रहता है जब एक ये चिल्लाने से आपका चेहरा, आपका पार्टी का चेहरा और चरित्र उजागर हो रहा है। आप शांति से नहीं बात करना चाहते, आप दंगा करा करके बात कराना चाहते हैं। दिल्ली में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी छुपा छुपी का खेल खेलते रही। आप हिंदुओं की हत्या करवाने वाले लोग हैं, आप हिंदुओं के नाम पर वोट लेने वाले लोग हैं, आप राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके चंदाखोर पार्टी हैं। मेरा आप शांति से सुन लीजिए, आप शांति से सुन तो लीजिए। आप लोग पाल करके साधुओं की हत्या पर आंखें मूंदने वाले लोग हैं। आप मंदिरों के जितने दंगे और जितने हिंदू उत्तर प्रदेश में मारे गए, जितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, जितना भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में हुई, उसकी मात्र भी एक भी कार्रवाई महाराष्ट्र में आपने इस भगवे से समझौता कर लिया, अपनी विचारधारा समझौता कर लिया। यही कारण है कि आज आप इस देश की कौन सी, हिंदुस्तान की कौन सी पार्टी है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझौता नहीं किया है? कांग्रेस छोड़ करके हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी पार्टी है जब आपकी जरूरत होती है, ममता बनर्जी को जरूरत होती है, ममता बनर्जी कहा गया पीडीएफ को समझौता करके कहा थे, पीडीएफ को समझौता किया कि नहीं, पीडीएफ को समझौता किया कि नहीं? तब आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं, आप लालू यादव सरकार बना करके आप मलाई खाने वाले लोग हैं। इसलिए सत्ता की मलाई, सत्ता की उग्रवादी पीडीएफ से क्यों समझौता किया था? हमें भारतीय जनता पार्टी उग्रवादी पीडीएफ से क्यों समझौता किया था? कांग्रेस छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की जिसके साथ आपने नहीं किया है? भाषा की मर्यादा का पालन करें, भाषा की मर्यादा का पालन करें, यही भाषा की मर्यादा का पालन करें। आप सभी भाषा की मर्यादा का पालन करें। अपनी बातें रखते हैं, भाषा की मर्यादा का पालन करें। मुझको बोलने की जरूरत ही नहीं है। लोग क्यों पीडीएफ से समझौता किया? भाषा की मर्यादा का सब पालन करें। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, ये किस तरह से उग्रवादी लोग हैं। अभी भी शरद पवार जी के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए एपी सिंह जी एक छोटी सी जानकारी और दे रहा हूं। एपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए। शरद पवार जी के लिए छोटी सी कविता विनम्र अनुरोध करता हूँ, सभी पैनलिस्ट से विनम्र अनुरोध करता हूँ, न्यूज इंडिया नेशनल न्यूज चैनल है, भाषा को संसदीय रखें, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचें, भाषा की मर्यादा का पालन करें ना सर। बार बार यही दरख्वास्त है ना सर। प्रीति चौहान बहुत सीनियर एंकर हैं, उनकी गरिमा को रखें और अपनी गरिमा को भी रखें। सत्ता आएगी जाएगी, खरीद फरोख्त हो रही है, हुई थी, सभी ने की। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल्स। मार के बदलते हैं, अंदर का मटेरियल सबका एक है। चिट्ठा खुलवाओगे तो सब पर भ्रष्टाचार है, सब पर बलात्कार है, सब पर देशद्रोह है, सब पर चीजें लगी हुई है बिल्कुल। लेकिन भाषा को सभी पैनलिस्ट संसदीय रखें। न्यूज इंडिया नेशनल इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, उसकी गरिमा को बना के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, संसदीय भाषा और मर्यादा का आप सभी को पालन करना है। मंच है, मंच पर बात कीजिए, एक दूसरे के पर्सनल चीजों पर छीटा कसी ना करें। सर कुछ कह रहे थे आप, कुछ कह रहे हैं, हाथ उठा रहे बार बार टीएमसी जी। जी मैं कहना चाहता हूँ 1989 में रुबैया मुफ्ती अपहरण हुआ था घर के सामने कोई मस्जिद में, ठीक है। उस समय भारतीय जनता पार्टी से समझौता, वीपी सिंह सरकार ने समझौता था, आतंकवादी को छोड़ने पड़ा। नमूना बताता है टीडीपी को साथ में ये समझौता किया है। पुलवामा में आरडीएफ गया, इनको आईबी रॉ एनआईए किसी को खबर नहीं है। मेरे 40 सैनिक शहीद हो गया है, उसको कोर्ट का ऊपर रोटी सेक के चुनाव पार हुआ। भारतीय जनता बातें कर रहे हो संजय सरकार, एक बात तो बताओ, जब बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर बढ़ा दिया तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? किसको हुआ? अरे भैया क्या कारण था जब 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया तो सबसे पहले ममता बनर्जी झंडे डंडे लेके खड़ी हो गई कि नहीं भैया ये मत करो। क्यों? क्योंकि आपके घुसपैठियों को रोकना चाहिए। और वो 29 आदमी बैंक में लोन लिया, 27 आदमी गुजरात के थे, 27 आदमी 29 आदमी लोन लिया, 28 आदमी गुजरात के थे। ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान में घोटाला हुआ है। बच्ची के साथ बलात्कार किया आपके टीएमसी के नेता के बेटे ने, वो केस अभी चल रहा है।
गांव के गांव जला देते हो, टीएमसी के नेता बोलते हैं पुलिस को लेकिन फरार हो गया है। 65% भारतीय जनता पार्टी को दिया, 35% मेरा है। इसका नीरव मोदी लंदन कोर्ट में जाके ये बात बोले थे, हम नहीं बोल रहे। सौरभ पांडे संजय सरकार जी, क्या आपकी बात हुई है टीएमसी के बागी माफ कीजिएगा शिवसेना के बागी नेताओं से? बातचीत क्या आपकी हुई है? क्या आपकी बातचीत हुई है उनसे? एक बार भी आपने उनकी समस्याएं सुनी है? मेरे से जी, आपने समस्याएं सुनी है उनकी? क्योंकि वो जनता पार्टी की घृणा राजनीति है, हम उसको नफरत करते हैं। और देखिए शिवसेना का जो है संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, हमारी बहनों का वहाँ बलात्कार करते हो। मैं अपनी बातें रख लूं सूर्या जी, मेरी बात रख लें सर, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। पंचायत चुनाव में मुद्दे पे बात करते हैं सर, अरे मुद्दे पे बात करते हैं। कितना बड़ा संजय सरकार जी रुक जाइए, संजय सरकार जी देखिए हम लोग यहाँ पे संजय सरकार जी, महाराष्ट्र संजय सरकार जी, मैं फोन खुलेंगे तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। संजय सरकार जी देखिए, महाराष्ट्र के मुद्दे पर हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं। टोटल मर्डर कंपनी। अरे सर, महाराष्ट्र के मुद्दे पर बात जानते हो, पॉलिटिकल। सूर्या जी रुक जाइए, सूर्या जी 2 मिनट दीजिए। संजय जी क्या आपने बागी विधायक जो शिंदे गुट के हैं उनकी बातों को सुना है? उन्होंने जो कल चिट्ठी लिखी थी, क्या उनको उसको देखा है आपने? देखिए एक सेकंड सूर्या जी, एक सेकंड आप ये सोचिए, अगर किसी घर में परिवार है, परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह की दिक्कत है तो वो अपनी बात रखता है। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी, कई बार हम दरवाजे के बाहर रहे, कभी भी हम दरवाजे के अंदर जाकर अपनी बात बता ही नहीं पाए। उन्होंने चिट्ठी में लिखी है, एकनाथ शिंदे जी ने लिखा है ना, 28 साल मलाई खाने के बाद, तो लेने के बाद 28 साल बाद इसको मालूम पड़ा है इससे हो रहा है। उसको पहले उसको मालूम नहीं था। मलाई खाया, क्रीम खाया, सोना गहरा लिया, सब कुछ लिया, लेने के बाद में अचानक भारतीय जनता पार्टी को बाद में भाग गया, मुंह छुपा कर जनता को छुपा। तो ये तो प्रूफ नहीं है ना सर, संजय सरकार जी हवा में बातें कर रहे हैं। कौन सा प्रूफ तो नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए? कौन सा? अगर ऐसा होता तो अभी तक तो सर साफ पिक्चर हो गई होती ना। नहीं हवा में बात करना ठीक नहीं है ना सर। अभी देखिए सिनेरियो को देखिए, उसमें बात कीजिए सर। आपको सिनेरियो को बाद में बता रहा है। सरकार वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, लिख लीजिए। और ये एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, ये तय हो चुका है। आपको शायद मालूम नहीं है, मैं आपको सिनेरियो बता दे रहा हूँ। बताइए, आप कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इधर शिवसेना के नेता कुशलेंद्र जी कह रहे हैं हमारी जो पार्टी है अभी भी है बरकरार, संजय राउत कह रहे हैं हमारे पास तमाम बागी नेता हैं, फ्लोर टेस्ट को तैयार है, हम सड़क पे उतरने को तैयार हैं। इधर को ये चंद्रमोहन जी कहिएगा कुछ, कहिएगा कुछ हो गई है शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चंद्रमोहन जी कहिएगा कुछ, ये तो सीधे सीधे बीजेपी के सरकार बना दे रहे हैं। संजय सरकार जी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा को देखने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न उठाया वो ये है कि जो एकनाथ शिंदे है उसके पीछे के जो नाथ हैं, जिन्होंने चलती सरकार को 3 जगह से शिफ्ट कर दिया, वो नाथ कौन है ये भाजपा नेता बताएं। और सबसे मेजर बातें बताएं कि 6 साल के अंदर चलती 7 सरकार को गिरा देना और 4 सरकारों पर बिना बहुमत के काबिज हो जाना और उसके बाद लोकतंत्र की मर्यादा पर लोकतंत्र के पटल पे माथा टेक देना, ये कौन सी गरिमा है ये बताएं। और राष्ट्रवाद की परिभाषा देने वाले भाजपा के मित्र ये भी बता दें कि 145 करोड़ के अंदर कितने परसेंटेज लोग भाजपा को मानते हैं, क्या वो बाकी राष्ट्रवादी नहीं है? जो भाजपा को मानते हैं वो राष्ट्रवादी है। अरे ना तो हमें आप भगवा सिखाओ ना हमें तिरंगा सिखाओ, जो हमारे पास है वो हमारा है। तुमने आज लिया है, तुम्हारा आज का हमारा तब से। अरे सब पता है आपके पास क्या है। तुम्हारे आपकी सोनिया गांधी की जब पटना हाउस में एनकाउंटर हुआ था, पूरी रात रो रो के पार्टी भरी थी उन्होंने। सबको पता है कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ है और देश के अंदर जो गठबंधन है अगाड़ी मोर्चे का महाराष्ट्र में वो ठीक है चलेगा। आपके सपनों के सोनिया गांधी क्या कह रही है? महाराष्ट्र के उस दिन बात करेंगे आपसे।
मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, अभी कोरोना से ठीक हुई हूँ, पूछताछ मत करो मेरे से। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है 2000 सरकार जी। पुष्पेंद्र शर्मा जी जल्दी से, डॉक्टर एपी सिंह जल्दी से, कानूनी पक्ष हमारे पास समय की बिल्कुल कमी है, जल्दी से सेकंड भर में सर। देखिए, कानूनी पक्ष बड़ा साफ है, स्थिति स्पष्ट होने दीजिए। वहां छुपा के रखना या यहाँ लाना, फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, वो सामने लाएंगे, लेटर देंगे डिप्टी स्पीकर को, वो आगे डिसाइड करेंगे क्या कहता है। उनकी पार्टी आपस में पार्टी का गुट बनेगा, पार्टी का धड़ा बनेगा, असली पार्टी शिवसेना रहेगी, नकली उद्धव ठाकरे बनेंगे, क्या बनेंगे वो अपनी पार्टी उनकी डिसाइड करेगी। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में भी उन्हें जाना पड़ेगा। लीगल एक्सपर्ट सीधा है, जैसे रामविलास पासवान के बेटे को जाना पड़ा था। 2 धड़े बने थे अभी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के, एक तरफ उनके भाई थे रामविलास पासवान जी की मौत के बाद, एक तरफ उनका बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, बहुत शुक्रिया। संजय सरकार जी टीएमसी से हमारे साथ, कोलकाता से चंद्रमोहन जी मुंबई से, पुष्पेंद्र शर्मा जी मुंबई से, और डॉक्टर एपी सिंह जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। सूर्य मैथल जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी ने न्यूज इंडिया को समय दिया और साथ ही आपने विचार साझा किए। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से सवाल यही उठता है कि क्या महाराष्ट्र में सियासी घमासान और कितना चलेगा? मुंबई को, महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार कब मिलेगी? साथ ही सवाल ये कि जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे का सपना हुआ करती थी, उसी बाला साहेब ठाकरे के सपने में क्या सेंध लगी है? क्या शिवसेना 2 गुटों में बट गई है, एक शिंदे गुट, दूसरा उद्धव गुट? अगर ये दोनों गुटों की बातें सच है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या शिवसेना सत्ता से बाहर होगी या शिवसेना का एक अलग ही रुख देखने को मिलेगा?